जिंदगी में कई दफ़ा ऐसे लम्हे, ऐसे क्षण, ऐसे मोड़ आते हैं कि बहुत गंभीरता के साथ देश का, समाज का सोचना पड़ता है। उसका क्या मुस्तकबिल होने वाला है, भविष्य होने वाला है, उस पर विचार करना पड़ता है। वेलकम टू फोकस। आज के फोकस में एक बहुत इम्पोर्टेंट सवाल पर मनन करना ज़रूरी है। क्या हमारा भारत एक जन क्रांति की तरफ बढ़ रहा है, तेजी से बढ़ रहा है? मेरा मतलब क्या है जन क्रांति से? जन क्रांति से मेरा मतलब ये है कि जो पब्लिक है, जो जनता है, वो उठ खड़ी हो असंतोष की वजह से, उसके मसलों को कोई हल नहीं कर रहा है, वो पिस रही है, तो तब कभी कभी एक क्रांति का आह्वान होता है, जिसे जन क्रांति कहते हैं। वो अपने आप नहीं हो जाती। लोग जो अपने ही अंदर अंदर एक वलवले को दबाए हुए जीते रहते हैं, और जो कभी भी फट सकता है, उसका हवा कोई ना कोई लीडर देता है या कुछ लीडर मिलकर देते हैं। हाल ही में जो 5 असेंबली इलेक्शंस हुए 5 राज्यों में, विधानसभा के इलेक्शंस, तो मैंने जो वीडियो किए थे पिछले कुछ 2-3 वीडियोस, उसमें मैंने कहा था कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो विधानसभा का इलेक्शन होने वाला है, वो पश्चिमी बंगाल का होने वाला है, वेस्ट बंगाल में होने वाला है, जहाँ ममता मुखर्जी 15 साल से चीफ मिनिस्टर है। और वो जो इलेक्शन है, उसके रिजल्ट कैसे आते हैं, वो इस बात पर निर्भर करेंगे कि चुनाव आयोग कितनी जिम्मेदारी के साथ, ईमानदारी के साथ बिहेव करता है। मैंने कहा था कि जिस तरह से चुनाव आयोग मनमानी कर रहा है, पूरी तरह से केंद्रीय सरकार का पिट्ठू बन गया है, और ज्ञानेश कुमार जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, वो चिंता ही नहीं कर रहे हैं, उससे मुझे ये संदेह हो रहा था, ये एक तरह की खुशबू आ रही थी, या मैं सूंघ सकता था वातावरण को, कि शायद हम बंगाल के इलेक्शन के बाद एक जन क्रांति में तब्दील होने के चांसेस थे भारत में, उसके हुंकार उठने के चांसेस थे, और वही हुआ। जो इलेक्शन के रिजल्ट्स आने शुरू हुए, तो एक तो जो ममता जी की पार्टी है टीएमसी, उसको मॉनिटर ही नहीं करने दिया गया। जगह जगह पेट्रोल लाए गए, वायलेंस, हिंसा का प्रयोग किया गया, और मनमानी की इलेक्शन कमिश्नर के लोगों ने, इलेक्शन कमीशन ने, और समझा गया, जिसको बहुत से लोगों ने कहा, और बड़े तथ्यों के साथ समझा गया, कि कोई 17-18 लाख वोट काट दिए गए। वो वोटर जो हकदार थे, उन्हें कोई छोटी सी बात, बेकार सी बातों के दम पर उन्हें वोटिंग करने की जो सूची होती है, उसे बाहर कर दिया गया, वो डाल ही नहीं सके। और सबसे बड़ी दुख की बात ये हुई कि जब सुप्रीम कोर्ट में गए इसको लेकर टीएमसी के लोग, तो उन्होंने कह दिया, अरे भाई रिजल्ट आने दीजिए, अगर नहीं होगा अगली बार डाल देना। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना व्यवहार किया। ये एक चुनौती थी, ये चुनौती थी प्रजातंत्र को, डेमोक्रेसी को। इसका आभास मुझे था, और वो हुआ। ये जो समझे, पहले तो जो उंगली उठाई गई थी उसमें ज़्यादा नंबर दिए गए थे, और जब उनका एनालिसिस हुआ तो पता चला है कि 17-18 लाख वोटर्स तो निश्चित तौर पर मतगणना सूची से बाहर किए गए। दे वर थ्रोन आउट ऑफ द इलेक्टोरल रोल्स। तो जब इनके रिजल्ट के हिसाब से ममता बनर्जी की हार हुई, तो ममता बनर्जी ने, जो मुझे जिसका अंदाज़ा था, उन्होंने एक चैलेंज किया, ये
रिजल्ट जो है बिल्कुल गलत है, मैं इसे स्वीकार नहीं करती, मैं रिजाइन नहीं करूंगी। कल उन्होंने ये कहा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में। एकदम माहौल बहुत ही गर्म हो गया है। क्या कर रही है ममता जी? और ममता जी ने क्या वो रियली शी मीन्स कि वो जाकर के त्यागपत्र नहीं देंगी जो उन्होंने शब्दों में कहा, या एक तरह का उन्होंने चिंगारी लगाई एक क्रांति के लिए कि हमें जागृत होना चाहिए, हमें सरकार का, केंद्रीय सरकार का कॉलर पकड़ना चाहिए। ज्ञानेश कुमार के जो साथी हैं इलेक्शन कमीशन के, उनके कॉलर्स पकड़ना चाहिए और सवाल पूछने चाहिए, और इस क्रांति की ज़रूरत है। बहुत दिनों से ये लग रहा था, मैंने कहा भी था अपने वीडियोस में कि अगर ममता बनर्जी को गलत तरीके से हारता हुआ दिखाया गया तो भी एक क्रांति की बात शुरू हो सकती है, और यदि वो जीती भी तो वो जिस तरह से उनके साथ व्यवहार किया गया है, तानाशाही व्यवहार, तो उन्होंने कहा भी था, एक कार में बैठी थी वो, और मैं उसके लिए वीडियो पहले ही कर चुका था, उसके कोई 2 हफ्ते पहले, कि जीतने पर भी वो दिल्ली कूच कर सकती है। और वही उन्होंने उस कार के इंटरव्यू में कहा, और हम बहुत बड़ा जीतने वाला है अगर ज्ञानेश कुमार ठीक से बिहेव करता है और नहीं करेगा, और तब भी, और अगर उसने गलत चीज़ किया जो उसने अभी किया है तो हम दिल्ली जाएगा, रुकेगा नहीं। उससे उनका एक तरह का आह्वान था अपोजिशन को एक करने का और सरकार से टकराने का। ये सरकार जो जनता के विषय हैं उनके प्रति बिल्कुल अंधी बहरी हो चुकी है, वह सिर्फ कुर्सी अपने नीचे बनाए रखना चाहती है, धमकियां देकर लोगों को, एमएलएस को, एमपीज को अपने में मिला लेती है, किसी के यहाँ ईडी भेजकर, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, किसी के यहाँ सीबीआई भेजकर, कहीं इनकम टैक्स को भेजकर, तरह तरह की धमकियों से, तानाशाही प्रवृत्ति के साथ, रिप्रेशन के साथ दे आर ट्राइंग टू डिसमेंटल द पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी। तो ये ज़रूरी हो गया था हाल ही के दिनों में कि जो केंद्रीय सरकार है उसके जो चलाने वाले हैं मोदी शाह, गुजरात के 2 खास व्यक्ति, उनको चैलेंज दिया जाए। ये कोई पहली बार नहीं हो रहा था। जब अंग्रेज हम पर राज्य करते थे तो एक हमारी सबसे इम्पोर्टेंट पूजनीय जो पर्सनैलिटी थे महात्मा गांधी, उन्होंने भी ये कहा था, 2 चीज़ें की थी, असहयोग आंदोलन, इस सरकार के साथ हम सहयोग नहीं करेंगे। दूसरे उन्होंने आह्वान किया था संपूर्ण आज़ादी, संपूर्ण स्वतंत्रता, हम थोड़ा बहुत समझौता नहीं करेंगे, हमें पूरी आज़ादी चाहिए। ममता बनर्जी ने ये कदम उठाया है। बहुत से लोग इसे ये सोच सकते हैं कि उन्हें भी कुर्सी की भूख है, पर नहीं, मैं ये नहीं मानता। ये दरअसल कुर्सी की भूख नहीं है, ये दरअसल जो काली शक्तियां हैं, तानाशाही प्रवृत्तियां हैं, इलेक्शन कमीशन है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ख़ास तौर पर, और जो भारत सरकार के जो चलाने वाले हैं, जो बिल्कुल तानाशाह हो चुके हैं, उनको चुनौती देना है। उनको कहना है यू बेटर बिहेव अदरवाइज द पब्लिक इज कमिंग। क्योंकि पब्लिक में कोई भी क्रांति अपने आप नहीं हो सकती, उसमें पहल तो 1 या 2 लीडर्स को भी करनी ही पड़ती है, कभी कभी ज़्यादा लीडर्स करते हैं। आई थिंक ममता बनर्जी ने राइटली जनता का जो भाव है, उनकी जो कसक है, एंग्स्ट है, उसको जाहिर किया ये कहकर कि हम त्यागपत्र नहीं देगा क्योंकि ये गलत है। और इसके लिए मैं एक जो रिसेंटली इलेक्शन हुआ था महाराष्ट्र में, असेंबली इलेक्शन, उसकी तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। वहाँ भी यही हुआ था। उद्धव ठाकरे की सरकार को बिल्कुल ठीक तरह से लगा था, कन्विंस थे वो कि उन्हें गलत तरीके से हटाया गया है, उन्हें गलत रास्ते इख्तियार करके उन्हें पद से हटाया गया। पर उन्होंने एक जिम्मेदार शरीफ व्यक्ति की तरह से रिज़ाइन पहले कर दिया, फिर वो सुप्रीम कोर्ट में गए।
तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब हम क्या कर सकते हैं, ये जो डिसीजंस हुए हैं ठीक नहीं है। आई थिंक आपको गलत हटाया गया है, पर वी कांट डू एनीथिंग नाउ, क्योंकि आपने पहले ही रिज़ाइन कर दिया है। तो ये बात सबको मालूम थी, जनता बहुत नाराज भी थी इस बात को लेकर। तो दीदी भी तो ये जानते ही हैं ना, ममता दीदी, तो उन्होंने शायद ये हुंकार भर कर के मैं रिज़ाइन नहीं करूँगी, हम सबको जागृत करने की कोशिश की है। बिकॉज दैट टाइम हैज़ कम दैट वी वेक अप अगेंस्ट द रिप्रेशन, अगेंस्ट द suffocation, irresponsibility, fascistic tendencies of our rulers, especially in the center. आज का वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है. I hope you like it, and if you do like it, please share this video and subscribe to our channel, because we all have to wake up. मैंने एक और वीडियो किया था हाल ही में कि क्या आई हेट मोदी एक इंडस्ट्री बन चुका है. उसके पीछे भी एक बहुत बड़ी बात थी. मैंने ही जवाब दिया था हाँ बन चुका है, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं जो अंदर की बातें निकाल के लाते हैं, उनको बहुत व्यूज़ मिलते हैं, बहुत बड़े सब्सक्राइबर नंबर्स हैं उनके. क्यों हैं? क्यों इस बात से लोग उनके साथ जुड़ते हैं, उनके वीडियोस देखते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं वो मोदी जी की जो फौज है, उनका जो तौर तरीका है, उनकी सरकार का तानाशाही, उससे त्रस्त हैं. वो उसको उखाड़ फेंकना चाहते हैं, उस प्रवृत्ति को जो मोदी जी और शाह जी पब्लिक समझती है उनके ऊपर लाद रही है. वो एक तरह की अपने आप में आह्वान की आवाज़ थी. आज के वीडियो में एक बार फिर वही बात कह रहा हूँ कि इफ़ what I'm saying, it connects with you anywhere, even slightly, please share my video and put your comments on that, even if they are not very favorable for me. That will give me strength, sir. I need their support. And please subscribe to my channel. आज इतना ही. Thank you.